प्रिय छात्र छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 2 पर्यावरण संरक्षण के प्रयास और सफलताओं के बारे में आपको अध्ययन करवाएंगे। हमने पिछले पार्ट में पर्यावरण संरक्षण के प्रयास क्या क्या किए जाते हैं इसके बारे में बताए थे। अब देखिए कि चिपको आंदोलन क्या है और उसके बाद में साइलेंट वैली और सीएनजी के बारे में आपको अध्ययन करवाएंगे। चिपको आंदोलन देखिए, चिपको आंदोलन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए एक कारगर उपाय है। यह केवल वृक्षों को बचाने के लिए ही नहीं अपितु भूमि नीति में आमूल परिवर्तन की मांग कर स्थायी कल्याणकारी आर्थिक पक्ष नाचारा और ईंधन खाद उर्वरक कपड़ा के लिए एक आधार प्रस्तुत करता है। इस आंदोलन का कर्म क्षेत्र अब केवल भारतवर्ष में न होकर स्विट्जरलैंड, जर्मनी, हॉलैंड भी है। महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय है। चिपको आंदोलन की सफलता ने सिद्ध कर दिया कि गहन समस्या का निदान केवल नियम कानून बनाने से ही संभव नहीं है, उसके लिए जन चेतना और अधिकारों की समझ होना भी आवश्यक है। कोई भी नियम कानून बनाने से ही नहीं हो सकता। तो देखिए चिपको आंदोलन क्या था और चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई। चिपको आंदोलन और प्रश्न में या टिप्पणी में आता है, चिपको आंदोलन के बारे में कोई भी प्रश्न आता है तो आपको यहाँ नोट करना है। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1974 में हुई थी। सबसे पहले शुरुआत कब हुई? 1974 में इलाहाबाद में स्थित एक खेल का सामान बनाने वाली एक कंपनी, तो कंपनी का नाम याद रखिए, साइमंड कंपनी। साइमंड कंपनी, जिला है चमोली। जिले में अंगू प्रजाति के वृक्ष काटने का ठेका लिया गया। वृक्षों को काटने का ठेका लिया गया। अंगू प्रजाति के वृक्षों की लकड़ियों से कृषि उपकरण बनाने के लिए उपयोग में लाए जाते थे। ये वृक्ष की लकड़ियों को स्थानीय जनता के लिए निषिद्ध कर दिया गया था और चमोली के रेडी गांव के सैकड़ों एकड़ वन क्षेत्र की नीलामी के निर्णय से जनता में असंतोष उत्पन्न हुआ और वन विभाग ने स्थानीय जनता के प्रतिरोध को कम करने के लिए रेडी और आसपास के गांव के पुरुषों को युद्ध काल में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के मुआवजा हेतु चमोली बुलाया गया। दूसरी ओर वन श्रमिक रेडी गांव पहुंच गए। क्या किया, गांव के जो पुरुष वर्ग थे, पुरुष वर्ग को चमोली बुलवा लिया गया और सभी वनकर्मी रेडी गांव पहुंच गए। संपूर्ण गांव में खलबली मच गई। पुरुषों की अनुपस्थिति में रेडी गांव की एक साधारण महिला, तो हमको ये भी लिखना है कि पुरुषों की अनुपस्थिति में रेडी गांव की साधारण महिला गौरा देवी श्रमिक और वृक्षों को काटने से रोकने के लिए आगे आई। गौरा देवी ने गांव में घर घर जाकर लड़कियों और महिलाओं को प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित किया। मुरारी लाल और गौरा देवी के नेतृत्व में 27 अन्य स्त्री और लड़कियों ने पेड़ों से जाकर के चिपक गई और गौरा देवी के नेतृत्व में वृक्षों को बचाने के लिए अहिंसक मार्ग चिपको का प्रयोग किया गया। महिलाओं का कहना था कि ये जंगल हमारा मायका है, इसे हम किसी भी कीमत में काटने नहीं देंगे। ठेकेदार और वनकर्मी की बंदूकों के भय एवं प्रलोभन भी उनकी हिम्मत कम नहीं कर पाए। महिलाओं के प्रतिरोध ने वृक्ष काटने पहुंचे वनकर्मियों का हृदय परिवर्तित कर दिया। उन्होंने लगातार 2 दिन 2 रात जंगल को घेरे रखा और जंगल में प्रवेश के एकमात्र पुल को भी तोड़ दिया। 26 मार्च 1974 की इस घटना के बाद रेडी गांव चिपको आंदोलन का कर्म क्षेत्र बन गया। इस घटना के बाद पूरे उत्तराखंड में वन संरक्षण हेतु जनता में नवीन उत्साह का संचार हुआ। तो यही अपना चिपको आंदोलन है। आपको चिपको आंदोलन के बारे में इस पर टिप्पणी लिखना है। बाद में चिपको आंदोलन को गति प्रदान करने वाले थे सुंदरलाल बहुगुणा ने 2800 किलोमीटर पद यात्रा की। आंदोलनकारियों के रुख को देखते हुए प्रदेश सरकार ने रेडी गांव क्षेत्र के वनों के काटने पर रोक लगा दी और उत्तर प्रदेश वन विभाग निगम की स्थापना के बाद ठेकेदारी प्रथा का अंत हुआ और चिपको आंदोलन को राष्ट्रीय समर्थन और लोकप्रियता मिली। चिपको कार्यकर्ताओं की हिमालय क्षेत्र में वनों के संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की मांग स्वीकार की गई और यह हिमालय क्षेत्र में वनों से हरे वृक्षों को अगले 15 वर्षों तक काटने पर रोक लगा दी गई। चिपको आंदोलन का रचनात्मक स्वरूप वृक्षारोपण को आगे बढ़ावा देता है। चिपको आंदोलन से वृक्षों
के बचाव को जन समर्थन प्राप्त होने से अंधाधुंध कटाई पर विराम मिला। परिणाम स्वरूप जंगलों में संवर्धन, भूमि की उर्वरा शक्ति और वृद्धि और अन्य प्राणियों के शिकार पर नियंत्रण मिला। यही चिपको आंदोलन था। तो हमें चिपको आंदोलन के बारे में टिप्पणी लिखना है, जो हमने आपको टिक लगा करके बता दी है। अब आता है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली क्या है? साइलेंट वैली पर भी टिप्पणी लिखने आती है। तो देखिए, साइलेंट वैली केरल साइलेंट वैली केरल का एक छोटा सा वन क्षेत्र है। केरल का एक छोटा सा वन क्षेत्र है। यह पश्चिमी घाट पर नीलगिरी के दक्षिण पश्चिम ढाल पर स्थित है और इसका क्षेत्रफल 90 किलोमीटर है। यह क्षेत्र चारों ओर से ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसमें दुर्गम पहाड़ी रास्तों के कारण इसमें जनसंख्या विहीन क्षेत्र, यहाँ पर कोई जनसंख्या निवास नहीं करती। इस घाटी में दुर्गम मूल्यवान वनस्पतियाँ और जंतुओं का भंडार है। कुंती पूजा नदी साइलेंट वैली के बीच से होकर के गुजरती है। तो जो ये साइलेंट वैली है, यहाँ पर विविध प्रकार के औषधि पौधे पाए जाते हैं और कुंती पूजा नदी यहाँ के बीच से होकर के गुजरती है। केरल राज्य विद्युत बोर्ड कुंती पूजा नदी पर बांध बनाकर जल विद्युत पैदा करना चाहता था। इसी प्रस्ताव को लेकर पर्यावरणविद विवाद प्रारंभ हुआ और केरल सरकार ने पर्यावरण विभाग ने केरल सरकार को बांध बनाने पर पुनः विचार करने को कहा। उक्त कार्य हेतु यह समिति गठित की गई और समिति के जांच रिपोर्ट के अनुसार साइलेंट वैली कुछ विशिष्ट प्रकार की वनस्पति, तो साइलेंट वैली में कुछ विशिष्ट प्रकार की वनस्पति और वन्य प्राणी का आश्रय स्थल है। यहाँ के भूमध्य रेखी वर्षावन बिना मानवीय हस्तक्षेप के MGK मेनन की अध्यक्षता में गठित बांध निर्माण को पर्यावरण की अपूरणीय क्षति बताकर बांध न बनाने की सिफारिश की गई और 1885 में साइलेंट वैली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। जन आंदोलन के कारण ही बहुमूल्य वर्षा वन और दुर्गम वनस्पति और जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा गया। तो ये है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली में एक बांध बनाया जा रहा था कुंती पूजा नदी पर, लेकिन आम जनता के विरोध से यह वन भी राष्ट्रीय उद्यान साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से घोषित हुआ। तो ये एक साइलेंट वैली है, इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखना है। फिर आता है CNG गैस। यह CNG कंपोस्ट नेचुरल गैस, यह एक सस्ता और अच्छा, CNG के ऊपर भी अपने को टिप्पणी लिखना है। तो CNG क्या है? कंपोस्ट नेचुरल गैस है और यह सस्ता, अच्छा और कम प्रदूषण फैलाने वाला ऊर्जा संसाधन है जो वाहनों के लिए उपयोगी है। गैस डीजल की तुलना में कम प्रदूषण फैलाता है। इसके लाभों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली परिक्षेत्र में चलने वाली बसों, टेम्पो और ऑटो रिक्शा में जैविक ईंधन के स्थान पर CNG का उपयोग करने का निर्देश दिया। दिल्ली की बस और यातायात व्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी CNG से चलने वाली यातायात व्यवस्था है। CNG के उपयोग से दिल्ली नगर को वायु के प्रदूषण में गिरावट की गई। CNG के अन्य क्षेत्रों में उपयोग करने की आवश्यकता पर विचार किया जा रहा है। तो ये CNG के बारे में अपने को यहाँ से टिप्पणी लिखना है। फिर देखते हैं जल संरक्षण के प्रयास। जल संरक्षण के लिए और क्या क्या प्रयास किए गए। तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में विगत वर्षों में वनों की निर्दयतापूर्वक काटा गया, जिससे भूमि की उत्पादकता में कमी आई, मृदा अपरदन बढ़ा और रोजगार के अवसर भी कम हुए। इससे स्थानीय आबादी को पलायन करना पड़ा और 1994 में सूखा, अकाल और वन विनाश की समस्या के समाधान के लिए राजीव गांधी जल संग्रहण मिशन का कार्य प्रारंभ हुआ। जल संग्रहण मिशन के तहत जल संग्रहण हेतु स्थानीय समुदाय की मांग पर स्टॉप डैम और तालाब बनाए गए। इन स्टॉप डैमों और तालाबों में जल संग्रहण से जल की मात्रा में वृद्धि हुई, मिट्टी का कटाव रुका, सिंचाई हेतु पानी मिला और पेड़ पौधे हरे भरे हुए। जल संकट से राहत हुई एवं पशुओं को आसानी से पानी मिलने लगा। पशुधन एवं कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई। देखिए कि क्या क्या जल संकट के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई गई। तो 1999 के राज्य सरकार ने एक पंच एक तालाब योजना के अंतर्गत पंचायत के प्रत्येक सरपंच को अपने 5 साल के कार्यकाल में कम से कम एक तालाब के निर्माण को और पुराने तालाब के सुधार कार्य को अनिवार्य कर दिया। इस प्रकार 15 माह से कम समय में
3412 तालाबों का पुनर्निर्माण और 500 नए तालाबों का निर्माण संभव हुआ। इसके लिए लागत का 1/4 वे जनता स्वयं वहन करती थी। फिर 2000 में पानी रोको अभियान, सन 2000 में पानी रोको अभियान के अंतर्गत छोटे छोटे बांध बनाकर पानी के संग्रह को बढ़ाया गया और 70 लाख जल संग्रह क्षेत्र विकसित हुए। इसी प्रकार से गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में कार्यक्रम अपनाया गया। इस कार्यक्रम के तहत ऊंची ऊंची मेड़ बना करके खेतों के पानी को संग्रहित किया गया, जिससे 20,000 ग्रामवासी लाभान्वित हुए। जल संरक्षण के उपयुक्त सभी प्रयास मध्य प्रदेश राज्य में हुए, जिसका अन्य राज्यों में भी अनुसरण किया। पर्यावरण संरक्षण आज के मानव समाज की अहम आवश्यकता है। पर्यावरण प्रभाव के अनुमानक वन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन, साइलेंट वैली में दुर्गम वनस्पति और वन्यजीव की सुरक्षा और वायु प्रदूषण हेतु दिल्ली में सीएनजी गैस का उपयोग, मध्य प्रदेश में जल संवर्धन हेतु किए गए प्रयास पर्यावरण सुरक्षा के लिए मील का पत्थर साबित हुए। इसी प्रकार हम शब्दावली देखते हैं। फसल चक्र, फसल चक्र किसे कहेंगे? तो फसल चक्र मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए खेती में मौसम के अनुसार बदल बदल कर पैदावार करना फसल चक्र कहलाता है। पुनः चक्रण ऐसी वस्तुओं का उत्पादन जिनका वास्तविक मूल्य उपयोग के कारण खत्म हो जाए तो उसे पुनः उपयोगी बनाया जाए। जैविक खेती किसे कहेंगे? यह वह खेती है जिसमें कृत्रिम रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता, वरन जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैविक खाद में गोबर या पेड़ पौधों की पत्तियों से बनी हुई हरी खाद का उपयोग किया जाता है, यही जैविक खेती कहलाते हैं। इसकी परिभाषा भी पूछी जाती है। जैव उर्वरक मतलब ये है कि वे जीव जो मिट्टी में पौष्टिक तत्व पैदा करते हैं और जीवाणु, वर्मी और फफूंदी जैव उर्वरक कहलाते हैं। फिर देखिए सही विकल्प, आधुनिक कृषि को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो जैविक खेती से, जैव उर्वरकों के उपयोग से, जैव कीटनाशकों के उपयोग से, उपयुक्त सभी से। और प्रभाव निर्धारण, इस प्रकार से हमने चिपको आंदोलन, सीएनजी और साइलेंट वैली के बारे में अध्ययन किया। अब अगले पार्ट में हम प्रश्नों के उत्तरों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसीलिए आप लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और लाइक कीजिए।